हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार का भाग 10। कितने भाग 10 नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने भाग 9 तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। भाग 1 से लेकर के 9 तक के सभी भाग हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें का सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 10 के बारे में। ठीक है, इसके पहले के भाग में यानी कि भाग 9 में आप लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना पढ़ा था। ठीक है, उसके अंतर्गत कैसे नाइट्रोजनी बेसिस को कैसे खोजा गया, क्या क्या डेवलपमेंट किया गया, बहुत ढेर सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो जितने बच्चे भी नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले वो नोट्स अपनी इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, और यदि हमसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग बात कर सकते हैं। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि क्लास 12th बायोलॉजी के वीडियोस का जो मतलब कि बच्चों को देखने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, और क्लास 11th वाले बच्चों का जो रुचि है पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा जा रही है। यदि आप लोग अगर ऐसा करते रहेंगे तो करीब 1-2 हफ्ते के अंदर हम लोग क्लास 11th वालों को ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और क्लास 12th वालों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए यदि आप लोगों को चाहिए क्लास 12th के वीडियोज़ लगातार आपको चाहिए टॉपिक बाई टॉपिक, तो नीचे जल्दी से कमेंट किया करिए और हाँ, सभी वीडियोज़ को लोगों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए वीडियो को। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वंशागति का आणविक आधार का भाग 10, यानी कि ये भाग आपका अंतिम भाग है। ये भाग जहां तक है, इसी भाग में आपका सारी चीजें, सारे डाउट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इस भाग में हम लोग बात करेंगे आपका जो आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखेंगे, वहां पर देखेंगे जो सबसे आपका अंतिम भाग है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको डीएनए अंगुली छापन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं डीएनए अंगुली छापन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को अनुवांशिक कोड जो मैंने पढ़ाया था जेनेटिक कोडॉन वो चीजें समझ आ गई। ठीक है, तो देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। सपोज दैट मैं हूं और आप मेरे शकल से मिलते जुलते 4-5 आदमियों को और ले आए, उन सब में ये बोल दिया कि भैया इनमें ये चेक करो कि बायो अमन कौन है। अब वो सारे मतलब सभी मेरे शकल से मिल रहे हैं, सभी मेरे तरह कपड़े पहने, सभी मेरे तरह वॉच, सभी मेरे तरह की अंगूठी और ये है ना, ये तो बस ऐसे ही पहन लिया है ना, ये जैसे कैप बिल्कुल वैसे ही, जस्ट ऐसे ही हाथ दिखा रहे हैं वो लोग, उनको भी पढ़ाने का स्टाइल सेम टू सेम यही है। तो आप लोग कैसे समझ पाएंगे कि भैया ये एग्जैक्ट बायो अमन यही है? तो बताइए, कुछ आप लोग करेंगे, पहले तो शकल से मिलाएंगे, फिर माता पिता का नाम पूछेंगे, गांव का नाम पूछेंगे, इसके बाद यदि गांव का नाम, माता पिता सब कुछ सेम दे दिए वो लोग, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप कराएंगे अच्छा, इन सभी का हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करवाते हैं कि भैया हमारे जो मम्मी पापा हैं उनको, उनका जो आप लोग डीएनए लेंगे और हमारे डीएनए से मैच करवाएंगे, और जिसके डीएनए से मैच हो गए वही है असली बायो अमन। ठीक है, अब इस तरह कई केसेस में होता है कि जैसे कहीं ना कहीं जो पिता होता है अपने बच्चे को कह देता है कि चलट ये मेरा बच्चा नहीं है ना, कोई केसेस रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस बच्चे का डीएनए उस बच्चे के डीएनए से मिलवा दिया जाता है। इसमें होता क्या है आखिरकार, ये प्रोसेस क्या है? इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो अंगुली छापन की क्रिया होती है, इस प्रोसेस में होता क्या है हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए आपको बता दें कि अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके, है ना, क्या होता है कि अलग अलग मानव के, इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें आप लोग हेडिंग डालिए, आप लोग खुद लिखिए कि अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध में अध्ययनों का, मतलब उनके बीच के उपस्थित संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कई मानव हैं, समझना 1 2 3, इन मानवों के बीच में विभेद है, तो इन सभी मानवों का डीएनए लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा, इन सभी मानवों का डीएनए लेने के बाद इनमें जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके क्रम को अध्ययन किया जाएगा। किसमें न्यूक्लियोटाइड क्रम ऐसे हैं, ऐसे, इसमें भी ऐसे हैं, इसमें भी ऐसे हैं, लेकिन इस वाले में ऐसे मिल रहे हैं, ये देखो, तो ये दोनों डीएनए आपका सेम दिख रहा है और ये डीएनए आपका भिन्न दिख रहा है ना। ऐसे ही होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि अलग अलग मानव के मतलब कि जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं, अनुवांशिक नाइट्रोजनी बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजनी बेसिस को लेकर के उसी हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको बता दें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज किए थे वो हमारे मतलब कि वैज्ञानिक हैं एलेक्स
एलेक्स जेफरी, एलेक्स जेफरी, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हमारे एलेक्स जेफरी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपसे डेट अगर पूछ लिया जाए कि भैया है ना किस डेट में किया था, तो आप लोग इसको लिखेंगे 1985, ठीक है। 1985 में एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि डीएनए के, ये क्या है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रमों का अध्ययन किया जाता है। देखो, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए अंगुली छापन। इसकी खोज सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने सन 1985 में किया था, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सोर्स क्या है, आखिरकार ये डीएनए लिया कहां से जाता है। हमको पता है कि ये डीएनए हमारी सेल से लिया जाता है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ये डीएनए हमारी कोशिका से लिया जाता है, ठीक है। अब ये कोशिका कहाँ मिलती है? कोशिका हमारे हेयर में मिल गई, फिर है ना, फिर जैसे हमारे हो गए नेल में कोशिका नहीं रहती, जो नेल होता है ना, जैसे हमारा सलाइवा हो गया, फिर ओवम हो गया, अंडाणु मिल गया, हमारा ब्लड मिल गया, फिर आपका स्पर्म मिल गया, है ना। ये है सोर्स। इन सभी चीज़ों से कोशिका को निकाली जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे? ये सभी चीज़ें सोर्स हैं। अब इन सभी सोर्स से क्या किया जाता है? अगर कोई आदमी है, जैसे मैं हूँ, हमारी एग्जाम्पल ले लो तुम लोग, ठीक है। अब समझना प्यार से, ठीक है। हमारी एग्जाम्पल ले लो, हमारी एक तो बाल है, निकाल लिए तुम लोग, तुम ही निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद इस बाल का तुमने क्या किया? इस बाल की तुमने सेल को निकाल लिया। क्या किया? सेल को निकाला। अब तुमको जब ये पता होगा ना कि भैया ये सेल हमारी निकाल लिए, किसकी सेल है? ये है हमारे बायो अमन की नहीं सेल है ये, हाँ, ये बायो अमन मोटिवेशन की सेल है, ठीक है। जो हमारा सेकंड चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। तो ये बायो अमन मोटिवेशन की सेल आपने निकाल लिया। अब निकालने के बाद ये है इसमें केंद्रक, ये बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें पाई गई। जब आपको पता होगा कि सेल में जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, तभी तो आप ढूंढ पाएंगे। तो आपने देखा कि इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम पाया गया, इस क्रोमोसोम को आपने बाहर निकाल लिया हमारे सेल के अंदर। बताओ कितना आप मान करते हो यार, मतलब कोशिका के अंदर पहुंच के क्रोमोसोम पे सेल को बाहर निकाले, क्रोमोसोम गुणसूत्र को बाहर निकाले, हद कर दिए, तोड़ डालो, हमको तोड़ डालो, सब लोग मिलकर मारो 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 मारो। तो बोलता है ना, अबे मारो हमको मारो है ना, तो इधर हमको ही मार लो तुम लोग, ठीक है। देखो फिर यहाँ से हमने निकाल लिया डीएनए। हमारा डीएनए कैसा है देखना, ये खुशी मिली कि नहीं मिली हमारा डीएनए निकाल के? अपना तुम लोग निकलवा नहीं सकते हो, ठीक है। बाल वाल निकाल लिया, निकाल लगा तुम लोगों लगा सुई लगा के डीएनए निकाल लेंगे ना, तुम लोग बहुत मारे, सुई यूई लगा के डीएनए इधर से नहीं निकाल सकते तुम। सिर्फ कैसे बाल वाला, कैसे बाल उखाड़ सकते हो वैसे, है ना, और भी सलाइवा वगैरह सभी सब चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। तो तुमने कहा कि भैया मतलब बेइज्जती कर दिया हमारी, कोशिका निकाल के डीएनए निकाल, क्रोमोसोम निकाल के पूरा डीएनए बाहर कर दिया। ये देखो है हमारा बायोवमन का डीएनए, यानी कि बीए डीएनए मान लो, ठीक है। क्या है? ये है हमारा बायोवमन का डीएनए। अब इसको हमने क्या बोला? ये है हमारा क्या है? ये डीएनए क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए मॉलिक्यूल्स है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है। अच्छा हमको आप लोग ये बताइए, कितने कितने बच्चे खून चेक करवाने गए हैं? कितने कितने गए अपना खून निकलवा के खून चेक करवाने? बताइए। खून कहाँ चेक होता है? लैब में चेक होता है। आप लोग लैब में जाते, खून निकालता है, फिर खून निकालने के बाद एक डिब्बी आती है ग्रीन कलर की, है ना, रेड कलर की, ब्लू कलर की, उसी में आपको खून डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद उसको क्या किया जाता है? उसको ढक्कन बंद कर दिया जाता है। फिर उस बंद पड़े ढक्कन को क्या किया जाता है? फिर उस बंद पड़े जो ढक्कन होता है, जो ढक्कन बंद कर दिया जाता है, उसको एक घुमाने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। घुमाने वाली मशीन ऐसे रख दिया जाता है, तो वो ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। कभी आप लोग देखे होंगे, तो घुमाने वाली मशीन में उसको रख दिया जाता है। तो जो आपका जो ब्लड होता है वो क्या होता है? आपका जो ब्लड होता है वो हर जगह चारों तरफ घूमता रहता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हमने बहुत सारा डीएनए निकाला। तुम लोग मतलब यार अपमान कर दिए, तुम लोग इतना डीएनए निकाले, कितना? ये देखो, ये सब डीएनए ही है। हाँ ये देखो, तुमने बहुत ढेर सारा डीएनए निकाला, ठीक है। उसको ये तुमने एक कटोरा में रख लिया, ठीक है। डीएनए निकाल के तुमने एक कटोरा में रख लिया, उसको हमने बोला डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब डीएनए मॉलिक्यूल निकाल लिया, जैसे हमने ब्लड निकाल लिया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल देते हैं, जो घूमने वाली मशीन होती है। फिर इस डीएनए को हम लोग क्या किए? इस डीएनए को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, एक ऐसे मशीन है, आपने उस मॉलिक्यूल मतलब डीएनए को इस डिब्बी में भर दिया, ठीक है। अब ये है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन।
अब ये इसको घुमा रहा है, ठीक है, ये समझो इलेक्ट्रिक से चल रही है, ठीक है, ये इसको घुमा रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ये जो डीएनए था इसको हमने क्या किया, इसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया। क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हमने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया। सबसे पहले समझो, हमको पकड़ लाए, तुम उठा लाए, इसके बाद हमारी कोशिका से डीएनए निकाल लिए, सोर्स से, कोशिका से, ठीक है। डीएनए निकालने के बाद तुम क्या किए? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दिए। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालने के बाद डीएनए क्या किए? हमारे डीएनए को तुम लोग सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज करने का क्या मतलब होता है? अब देखो, इतना समझ में आया? तो ऊपर वाला हम मिटा दें, ऊपर वाला मिटा ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे ऊपर वाला। चलो ऊपर वाला मिटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर वाला मिटाएंगे, ऊपर लिखो जल्दी से, इतना सारी चीजें लिखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन तक, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक से हटे समझ नहीं आएगा, ठीक है। मिटा दे ऊपर का भी मिटा देते। ये देखो, जब तुम लोग डीएनए मॉलिक्यूल, ये समझो ये कटोरा रखा है, ठीक है, जब तुम लोग डीएनए मॉलिक्यूल लेकर के सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालोगे तो जो हमारा सारा डीएनए था, एक सेकेंड ना, देखिए, जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालोगे तो खून वाली नीडल कैसी होती है? ऐसी होती है, ये देखो, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालने के बाद, यानी कि सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारा डीएनए है, डीएनए आपको पता है, एक होता है बल्क जीनोमिक डीएनए, समझाया था ना। तो बल्क जीनोमिक डीएनए जो बड़ा होता है, गड्ढा होता है, वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ये कौन सा है? ये है हमारा बल्क, BULK, ठीक है। क्या है? बल्क जीनोमिक डीएनए। सेंट्रीफ्यूज किस लिए किया जाता है अभी पता चलेगा, ठीक है। बल्क जीनोमिक डीएनए ये हो गया हमारा। बल्क जीनोमिक डीएनए क्या होता है? घुमाने के बाद, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बल्क जीनोमिक डीएनए नीचे बैठ जाता है। अब आते हैं मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। तो देखिए, मिनी सैटेलाइट डीएनए सबसे ऊपर होता है और ये बीच में एक डीएनए बैठ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। ये डीएनए जो होता है बीच वाला, इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। ये एक लैब प्रोसेस है, जब लैब में जाओगे तब समझने को मिलेगा, ठीक है। अब अंतिम में हम इसको उपयोग वगैरह सब बताएंगे, ठीक है। ये हुआ बल्क जीनोमिक डीएनए, ये हुआ माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब देखो, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बाद जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है वो सबसे ऊपर बैठ जाता है, जिसका हमको काम होता है, आपको पता है कि जो अंतर होते हैं वो सब किस में होते हैं? वो सब होते हैं हमारे मिनी सैटेलाइट डीएनए में। किस चीज़ में? मिनी सैटेलाइट डीएनए में। तो अंतर किस में होते हैं? अंतर हमारे होते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए में। मिनी सैटेलाइट डीएनए में, इसी डीएनए में अंतर होते हैं। तो अब हमको इन दोनों डीएनए से कोई मतलब नहीं, अब हमको सिर्फ इतना डीएनए से काम है, ठीक है। तुम लोगों ने कितना अपमान कर दिए मेरा। हमारी कोशिका निकाल के पहले डीएनए निकाल लिए, सेंट्रीफ्यूज करके इसको सारा डीएनए अलग कर दिए। बल्क जीनोमिक जो डीएनए 99.9% डीएनए सभी का मैच कर जाता है, उसको तुमने अलग कर दिया। फिर माइक्रो सैटेलाइट को भी तुमने हटा दिया, मिनी सैटेलाइट डीएनए तुमने हमारा निकाल लिया। अब हम रोब, ठीक है। अब देखो, जब मिनी सैटेलाइट डीएनए यहाँ पे तुम लोग निकालोगे तो तुम लोग इसमें क्या करोगे? मिनी सैटेलाइट डीएनए समझो निकल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अलग से उसमें बताते हैं, ठीक है। सपोज दैट, समझना, ये मिनी सैटेलाइट डीएनए, फिर तुमने क्या किया? इस एक ट्यूब लाया, ठीक है, समझना। इस ट्यूब में तुमने क्या किया? ट्यूब को बंद कर देते, पहले बंद कर देने, पता लगे डीएनए निकल के भाग जाए, है ना। मिस मिनी सैटेलाइट डीएनए को इस ट्यूब में तुमने डाल दिया, ठीक है, ये देखो डाल दिया, है ना। अब जब इस मिनी सैटेलाइट डीएनए को तुमने ट्यूब में डाला तो इसमें एक एंजाइम डाला जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। इसमें एक तुमने एंजाइम डाला, क्या डाला? एक तुमने एंजाइम डाला और इस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम डाला? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। और इस एंजाइम को याद रखना, ये एंजाइम कैंची की तरह कार्य करता है। क्या होता है? कैंची। इस एंजाइम को हम लोग कैंची बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंची से क्या करता है? इस डीएनए के खंडों को काट देता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। हिंदी से लिख दे, क्या बोलते हैं? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो अब जब इस मिनी सैटेलाइट डीएनए के ऊपर हमने प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को डाला तो ये डीएनए क्या होते हैं? छोटे छोटे खंड में टूट जाते हैं। बस हमें अब यही समझना था। ये डीएनए देखना, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया,
ये देखो डीएनए देखो छोटे छोटे खंडों में टूट गए ना। सिर्फ यही काम होता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कि जो डीएनए होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। जैसे देखिएगा ये हमारा डीएनए है, इसके अंदर का डीएनए समझा रहा हूं प्रोसेस, ठीक है। ये इसके अंदर का डीएनए है, और कलर कर दूं इसको मैं। देखो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे खंड करता है। डीएनए के क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे खंड करता है, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के छोटे छोटे खंड करता है। जैसे यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है। मतलब सोचो एक खंड, 2 3 4 5 6, यानी कि डीएनए के छोटे छोटे खंड काट दिया। यहां तक फिर से दोहराओ एक बार। तुमने हमको पकड़ लाया, वैसे भी हम खून नहीं निकला, तुम हमको किसी तरह पकड़ लाए, बांध के रख दिए, हमारी कोशिका निकाल लिए, कोशिका से सेल में गए, सेल में कोशिका निकाले, कोशिका से कहाँ गए, न्यूक्लियस में गए, न्यूक्लियस से क्या निकाला, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्या निकाले, डीएनए, डीएनए को लेकर के क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दिया, यानी कि सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद तुमने हमारे डीएनए को 3 भागों में बांट दिया, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, बल्क जीनोमिक। बल्क जीनोमिक, माइक्रो सैटेलाइट, इनको तुमने कूड़ा में भगा दिया। अब बचा मिनी सैटेलाइट डीएनए, वही का हमारा काम था। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए को फिर तुमने क्या किया, उसके ऊपर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला। क्या किया, मिनी सैटेलाइट डीएनए के अंदर, मिनी सैटेलाइट डीएनए के अंदर तुमने क्या किया, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला, जिसके कारण से डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट गया। बताओ यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिटा दें इसको। अब क्या करते हैं, अब यहां से मेन प्रोसेस शुरू होती है। अब हमने समझ लिया, ठीक है, इतना बना लो, चलो लिख लो, बना लो, ठीक है। चलो थोड़ा सा आवाज आ रही होगी तो बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो यही बस दिक्कत है, बाकी आज बस है, बाकी फिर नहीं रहेगा उन लोगों का, है ना। तो देखिए एक होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है, एक डिब्बा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तीसरे स्टेज में क्या आते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो हमने दूसरे स्टेज तक क्या समझा था कि डीएनए छोटे छोटे खंडों में कट गया। ये जो डीएनए है हमारा, ठीक है, ये डीएनए है जो हमारा, ये क्या होता है, ये डीएनए छोटे छोटे खंडों में कट गया। जब ये डीएनए हमारे छोटे छोटे खंडों में कट गए तो हमने एक डिवाइस रखा जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी लैब में, ठीक है। इधर उधर और कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको लैब में देखने को मिलेंगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या है, एक सेकेंड ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरह का डिब्बा होता है, जैसे कि हम लोग बता दें, जैसे एक हो गया आपका ये, ठीक है। इधर इधर आपका माइनस चार्ज रखा गया, इलेक्ट्रो से समझ रहे हो, ठीक है, कोई मतलब इलेक्ट्रॉन टाइप का चार्ज है ना, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज रखा गया, इसमें माइनस चार्ज। अब ये जो डीएनए के कटे हुए टुकड़े हैं ना, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ऐसे तुमने गिरा दिया, तो गिरा दिया तो प्लस चार्ज की तरफ डीएनए के जो टुकड़े हैं, डीएनए के जो खंड हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो डीएनए के खंड प्लस चार्ज की तरफ सीधे होकर के खड़े हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ठीक है, बस यानी कि ऐसे देखो। अभी तक डीएनए के खंड कैसे पड़े थे, इधर उधर पड़े थे ना, जैसे कोई चीज़ है, उसको तुम इधर उधर कमरे में फेंक दो तो चीज़ें कैसी पड़ी रहेंगी, इधर उधर पड़ी रहेंगी। लेकिन जब उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया, किस में डाल दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया, तो डीएनए के खंड सभी क्या हो गए, सभी सीधे हो गए। क्या हो गए, सभी सीधे हो गए। अब ये बताओ, सोच रहे हो कि भैया ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, ठीक है। ये सब नाइट्रोजनी बेसेस हैं, ठीक है, कटे नहीं है, ये नाइट्रोजनी बेसेस जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखना बनाओ ऐसा चित्र, ठीक है। तो हमने किस में डाला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल करके बंद कर दिया। और जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल करके बंद कर दिया तो इसमें एक प्रकार का जेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोस, ठीक है। इसमें एक प्रकार का जेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोस। एक्रोस कौन सा जेल, एक्रोस, ठीक है। क्या पाया जाता है, इसमें एक प्रकार का जेल पाया जाता है एक्रोस, ठीक है, जो क्या होता है, सीड बीड से प्राप्त होता है। सीड बीड जानते हैं, सी बीड से, सी बीड्स से प्राप्त होता है, ठीक है, समुद्री घास वगैरह से, है ना, समुद्रों में मतलब ये पाया जाता है। कौन सा, एक्रोस।
एक एक्रोज नामक का एक जेल होता है, कौन सा? एक्रोज नामक का एक जेल होता है, ग्रोसिस, ठीक है, इसकी स्पेलिंग एग्रोसिस या एग्रोसिस या एक्रोस, ठीक है, एक्रोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्रोसिस या एक्रोस नामक एक जेल पाया जाता है जो क्या करता है, इसके अंदर पॉजिटिव टर्म, मतलब इसको धन वो देते हैं, इसको ऋण चार्ज देते हैं, यानी कि इसको हम लोग करंट देते हैं। क्या देते हैं? करंट, विद्युत धारा। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। हम इसको विद्युत धारा देते हैं, इसमें एक्रोस जेल पाया जाता है। और दूसरी चीज पाया जाता है, ये जो क्षारीय जो सॉल्यूशन होता है ना, ये कैसा होता है? ये सॉल्यूशन हमारा होता है क्षारीय सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्षारीय सॉल्यूशन, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर एग्रोसिस नामक की एक जेल पाया जाता है और क्षारीय सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो क्या होता है इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन पाया जाता है, यानी कि क्षारीय सॉल्यूशन, और एक्रोस जेल पाया जाता है, जिसके कारण से जो डीएनए होते हैं ना, ये अपने सीधे खड़े हो जाते हैं, सीधे लाइन पे लग जाते हैं। क्या होते हैं जी? सीधे लाइन पे लग जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर होगी? तीसरी स्टेज तक सबको क्लियर हो गई। अब आप लोग हमें बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया? डीएनए से कोशिका को निकाल लिया। कोशिका को निकालने के बाद क्या किया? उस डीएनए का मतलब अंगुली छापन किया। अंगुली छापन करने के बाद क्या किया तुम लोगों ने? उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया। हमारे डीएनए की इतनी बेइज्जती कर लो, खूब कर लो, ठीक है। सीधे डीएनए खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत? हम थोड़ा सा पानी पी लें अब, ठीक है। सीधे डीएनए खड़ा कर दिया। एक सेकंड ना, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग हमसे ये नहीं पूछें कि इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों पाया जाता है, क्षारीय माध्यम क्यों पाया जाता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन आखिरकार क्यों पाया जाता है, ठीक है। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन इसलिए पाया जाता है, तुम लोग सोच रहे हो कि बार बार उधर क्यों जा रही इधर, क्योंकि हमको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पे देखना पड़ता है माइक ठीक है, वॉइस ओवर ठीक है, सही दिख रहा है, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, ठीक है। इसलिए देखो, एल्कलाइन सॉल्यूशन इसलिए पाया जाता है कि ये इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करे, इनके बीच जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनको क्या करे, उनको ब्रेक कर दे। एल्कलाइन सॉल्यूशन इसीलिए पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। किसके लिए? क्षारीय माध्यम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसलिए पाया जाता है ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे टूट जाएं, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो कमेंट करो, सारे बच्चे कमेंट करिए पहले। चलिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं? एल्कलाइन सॉल्यूशन तक ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बने थे। अब इसमें जब पाया गया एल्कलाइन सॉल्यूशन तो क्या होगा, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ें कैसे, देखना। ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये जो नाइट्रोजनी समक्षार थे उसके बीच के जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना, वो टूट चुके हैं। तुमने क्या किया? अब हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ दिया। अब जब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, तुम अब क्या करोगे? ये माइनस चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है। तुमने हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा। हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ने के बाद तुम एक लेदर की सीट लोगे। क्या लोगे? लेदर या फिर नायलॉन की सीट। क्या लोगे? नायलॉन की एक सीट लोगे, ठीक है। सीट कैसे? मतलब कोई जैसे है ना, जैसे कुछ भी, जैसे शर्ट का टुकड़ा है सीधा सीधा, तो नायलॉन की एक सीट लोगे, है ना। सीट का मतलब समझ रहे हो ना, सीट क्या होती है? अब हिंदी से मैं एक्सप्लेन कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, है ना। सीट, नायलॉन की एक सीट लोगे, ठीक है। नायलॉन की सीट से क्या करोगे तुम? नायलॉन की जो सीट होगी वो हमारी होती है रेडियो एक्टिव। क्या होती है? नायलॉन की सीट, या फिर उसको बोल सकते हैं नाइट्रोसेलुलोज की सीट आप ले सकते हैं, ठीक है। नायलॉन सीट या फिर नाइट्रोसेलुलोज सीट। अब भैया दुकान में तुम मांगने गए कि हमको एक सीट दे दो नायलॉन की, अब उसके पास नायलॉन सीट नहीं थी तो उसको तुमको दे दिया वो नाइट्रोसेलुलोज की सीट दे दिया। नाइट्रोसेलुलोज की सीट दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये नहीं कि रोने लगना रे अब क्या होगा, ये है ना, अब क्या होगा, कुछ नहीं। तो समझो ये तुमने नायलॉन की ये एक सीट ले आया, ठीक है। ये सीट है नायलॉन की, ठीक है। किसकी सीट है? तुमको मिल ही गई। तुमने बहुत ढूंढा यार, मतलब पूरे चौराहे में हड़कम मचा दिया कि मुझको सिर्फ और सिर्फ नायलॉन की सीट चाहिए और किसी भी चीज़ की सीट मुझे चाहिए ही नहीं। ये तुमने लिया नायलॉन की सीट, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? इस नायलॉन की सीट को इसके ऊपर जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके इसके ऊपर चिपका दोगे। तो ये देखो तुमने चिपका दिया,
नायलॉन की सीट को तुमने हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर चिपका दिया, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके थे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके थे, तुमने उसी के ऊपर इसको चिपका दिया। ये देखो नायलॉन की सीट को जब तुमने इसके ऊपर चिपका दिया तो देखो नायलॉन की सीट में क्या होते हैं। नायलॉन की सीट में जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रयोगशाला में बने डीएनए के क्रम होते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में बने ये क्या है, इसके ऊपर क्या है, ये है हमारी नायलॉन सीट। नायलॉन सीट में डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं वो पहले से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है, उन जो डीएनए अनुक्रम को हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रोब्स। क्या होते हैं, डीएनए प्रोब्स होते हैं। तो लिख लो, नायलॉन सीट के अंदर डीएनए प्रोब्स पाए जाते हैं जिनको हम प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि डीएनए प्रोब्स में लैब में बनाया गया डीएनए खंड। ठीक है, डीएनए प्रोब्स के क्या बोलते हैं कि लैब में बनाया गया, ठीक है, लैब में बनाया गया डीएनए खंड। ठीक है, लैब में बनाया गया डीएनए खंड, डीएनए खंड रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव होते हैं। ये जितने भी खंड हम लोग लैब में बनाएंगे ना, ये सभी खंड रेडियो एक्टिव होते, दिख रहा है ना सभी को। और ये जो डीएनए में जो खंड हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव खंड होते हैं। उन जो छोटे छोटे खंड, जैसे इसमें हमारे खंड बने हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब खंड है ना, तो ये खंड को क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे डीएनए प्रोब्स। अब देखो ये खंड किस में है, ये खंड एक जेल में है। अब जब ये खंड जेल में है तो जेल में क्या होंगे, ये खंड जेल में तैरते रहेंगे इधर उधर। बताइए तैरते रहेंगे कि नहीं, इनके तैरने में कोई दिक्कत आएगी क्या, ये तो तैराक टाइप के निकलेंगे। ये सभी यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह तैरते रहेंगे। ये वाले भी तैरेंगे और ये वाले तो रेडियो एक्टिव होते ही हैं। अब मेन खेल यहीं पे होता है कि ये डीएनए का एक खंड हट जाएगा इसके पास से। ठीक है, अब ये जो प्रोब्स डीएनए बने हैं ना, कौन से डीएनए, डीएनए प्रोब्स। अब जैसे समझो इस डीएनए का साथी यहाँ पे है ये वाला। ठीक है, हमें नहीं पता इसका साथी कौन है, तो ये डीएनए जाकर के इससे मिल गया, बोला अबे चाचा पहचाना नहीं है, हमारे साथ बचपन में खेलता पहनता था, बड़ा हुआ पहचाना नहीं, ये मिल गया। फिर इसका साथी ये था, ये मिल गया, ये मिल गया, फिर 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 ये मिल गया। सभी इसके डीएनए मिलके इसको बना लिया, यानी कि ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना संकर डीएनए। क्या बना हमारा, ये बना हमारा संकर डीएनए। ठीक है, अब जब ये डीएनए हमारा संकर डीएनए बन गया तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इन क्षारों का अध्ययन कर लिया, इन क्षारों का अध्ययन करके बता दिया कि इस डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस है, इस डीएनए में कौन सा, इस डीएनए में मतलब किस अनुक्रम में लगे हैं, और वही बताते हैं कि ये जिस अनुक्रम में लगे होते हैं वही अनुक्रम नोट कर लेते हैं। ठीक है, वो अनुक्रम नोट करके चिपका देते हैं। फिर दूसरे का डीएनए फिर इसी तरह मिलाते हैं, फिर उसके अनुक्रम को देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, फिर उसको चिपका देते हैं, फिर तीनों सब चिपका देते हैं, फिर उन्हीं डीएनए से सबको मिलाते हैं, और जो अनुक्रम मिल गया वो समझ जाते हैं कि ये यही का लौंडा है, ये यही का बच्चा है। ठीक है, ये होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, अब जब इसमें अनुक्रम आ जाते हैं, ठीक है, तो अब ये कैसा दिखेगा, ये समझो ये है अनुक्रम, ये हमारा अनुक्रम ऐसा दिख रहा है। संकर डीएनए इसमें कई कलर्ड होंगे। ठीक है, ये देखो जब डीएनए ऐसा दिखेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सरे मशीन में देखते हैं। जब एक्सरे मशीन में देखते हैं तो हम सारी चीज़ें उसमें क्लियर कट कर देते हैं कि किसका बच्चा है, ये कौन है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर बता देते हैं। तो ये है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक ये आता है कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, डीएनए अंगुली छापन है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सपोज दैट ये समझो एक सेंटर, जैसे मेरा घर है, कुछ मत समझो, मेरा घर समझो, मेरे घर में मेरा किसी ने मर्डर कर दिया, भगवान कोई करे ना, लेकिन कोई कर दिया। ठीक है, तुम लोगों में से किसी ने कर दिया, कर दिए, मैं तो मर गया। ठीक है, उधर क्या मेरा खून निकला पड़ा था। उसके बाद जब तुम भाग रहे थे तो दरवाजे में तुम लड़ गए, दरवाजे में लड़े तो तुम्हारे यहाँ फट गया, यहाँ पर फटा तो क्या वो खून दरवाजे में चिपक गया। अब जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आया, फॉरेंसिक टीम चेक करने आई खून को, तो फॉरेंसिक टीम को ये मिला कि अच्छा बायो अमन का मर्डर हुआ। ठीक है, तो भैया मतलब मोदी जी, योगी जी ने बोल दिया चलो इसका सीबीआई जांच करवाओ। सीबीआई जांच में जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की फॉरेंसिक टीम आई तो चेक किया कि अच्छा वो वहाँ मरा पड़ा था, उसका खून है, लेकिन इस दरवाजे में किसका खून है, चलो मिल गया, चलो कोई बात नहीं, चलो उसका खून ले लिया, हमारा खून ले लिया।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लिया, निकला लिया। दरवाजे में किसका खून था, वो खून लेकर के फिर उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाया, फिंगरप्रिंटिंग करके चिपकवा दिया। ये दोनों, सपोज दैट तुमने खून नहीं निकाला, तुमने क्या किया था, जिस चाकू से मुझको मारा था वही चाकू वहां पे छोड़ के चले गए, तो उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट आ गए, हाथ के निशान आ गए। हाथ के निशानों से भी डीएनए, जहां पे हम जैसे यहाँ पे टच कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ डीएनए हमारा यहाँ पे चिपक गया है ना। जैसे हमने इसको, जैसे हमने तुमको टच कर दिया, देखो ऐसा टच किया तो तुम्हारे गाल में ना डीएनए चिपक गया, तो तुम किसी किस करते हो ना, तुम्हारा थोड़ा सा डीएनए उसके चिपक गया, ठीक है। अब जब उसका डीएनए तुम्हारा चिपक गया तो जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आएगा, चाकू उठाया, चेक किया, पूरा डीएनए झरिया के डाल लिया, उससे झरिया लिया है ना, उससे डाल लिया, फिर जाके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट चेक किया। अब यहाँ से ये पता चला, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों को ये पता चला कि बायो अमन के सिर्फ 5 दुश्मन थे। कौन से दुश्मन? बायो अमन के सिर्फ 5 दुश्मन थे, बाकी वो अच्छा लड़का था, पढ़ाता था बच्चों को, बच्चों के साथ इंजॉयमेंट करता था, फन करता था, वेबिनार करता था, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता था, है ना, उसके बहुत अच्छे मतलब अच्छे काम किया था। लेकिन उसके 5 दुश्मन थे। 5 दुश्मन कौन थे? उसके कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने मारा। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सीबीआई ने क्या किया, उन 5 दुश्मनों को पकड़ लाए। ये चल तू भी आ, तू भी आ, तू भी, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, सभी बोलेंगे मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। सीबीआई किसको जान पाई किसने? बोला चल ठीक है, सभी लोग अपना अपना डीएनए दो। सभी लोगों से सीबीआई डीएनए ले लेती, 5 लोग। फिर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 5 जाते हैं। जब वो 5 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जाते हैं तो उसमें से जिस फिंगरप्रिंटिंग का मैच कर गया, तुम्हारा मैच कर गया, तुम फंस गए, बस मैच कर गया, चल ठीक है, बुलाओ इसे तुरंत अंदर। अब बता क्यों मारा, किस लिए मारा, सारे सबूतों के साथ तुमको जेल। ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। नहीं बाकी सब तो कहेंगे ना मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा, तो क्या सीबीआई पुलिस भरोसा कर लेगी? अच्छा बोला मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा, भरोसा कर लेगी? ऐसे नहीं बोला, चल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते थे। ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि अपराधियों को पकड़ने में, जैसे बलात्कार हो गया, रेप केसेस हो गया, उसमें किया जाता है कि भैया किसी ने बलात्कार किया या फिर रेप केसेस, रेप किया, इसका दो बोल रहा है मैंने नहीं किया, लड़की बोल रही है, लड़का बोल रहा है मैंने किया है, मैंने मतलब इसने किया, ये किया, वो बोल रहा है मैंने किया, चल ठीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराओ। इसके बाद सपोज दैट किसी का बच्चा है, जैसे कोई पिता है ना, सपोज दैट हमारा बच्चा है, हमने उसको बोल दीजिए हमारा बच्चा नहीं है। अब जज क्या करेगा? जज हमसे थोड़ी ना लड़ेगा, क्योंकि संविधान में हमारे भी अधिकार है, संविधान में उस बच्चे के भी अधिकार है, तो जज मुझसे थोड़ी लड़ने लगेगा, नहीं तेरा ये तू लेके जा। जज बोलेगा अच्छा ठीक है, हम इसको साबित करते हैं तेरा बच्चा है। मैंने बोला चल ठीक है साबित कर ले। उसने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा दिया, मैच करवा दिया, चल ठीक है तेरा बच्चा है ना। इस तरह के अपराधों में किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, ठीक है। अब जैसे क्या हो, जैसे अस्पताल में कभी कभी केसेस होते हैं कि अस्पताल में जो बच्चे होते हैं वो खो जाते हैं। जब अस्पताल में बच्चे खो जाते हैं तो उनके मम्मी पापा को मिलाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, गोल मटोल बिल्कुल हमारी तरह, है ना, तुम लोगों की तरह, सॉरी हम गलत भूल गए, तुम लोगों की तरह रहते हैं। तो क्या होता है कि खो जाते हैं, मतलब नर्स वगैरह क्या इधर उधर करी तो बदल गए डीएनए, नर्स बचुआ बदल गया, जब बचुआ बदल गया तो उसके, है ना, उसके अम्मी पापा जो भी रहते सब हड़कम मचा दे, हमारा बचुआ कहाँ चला गया, हमारा बचुआ खो गया, ठीक है। तो देखो ऐसे होता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक बात बता दें कि भारत में हैदराबाद का कोशिका एवं आणविक जीव, मतलब कि भारत में हैदराबाद है, कहाँ है? हैदराबाद, जिसको हम लोग आंध्र प्रदेश भेजते हैं, आंध्र प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पे कोशिका जीव विज्ञान का आणविक केंद्र है। क्या है? कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। क्या है? कोशिका एवं आणविक, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, ठीक है। ये केंद्र जो हैदराबाद में है ना, यहाँ पे एक आधुनिक प्रयोगशाला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। किसकी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधुनिक प्रयोगशाला है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधुनिक प्रयोगशाला है कहाँ पे? हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद में। अगर पूछा जाए कि भारत में आधुनिक प्रयोगशाला कहाँ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो आपका जवाब होना चाहिए हैदराबाद। उसको, उस हैदराबाद में जो केंद्र है उसका नाम है कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यानी कि CCMB, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोले CCMB, सेंटर ऑफ सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। एक सेकेंड, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर ऑफ, गलत हो गया, सेंटर ऑफ सेल एंड, ग्रीन लेने गया था ब्लू ले आया, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इसका फॉर्म पूछ लिया जाता है CCMB क्या होता है,
कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, CCMB के बारे में बताओ, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फुल फॉर्म बताओ, ये कहां पर स्थित है, तो हैदराबाद। ठीक है, तो आज आपका जो चैप्टर 6 है ये खत्म होता है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर आपको चाहिए तो नीचे ढेर सारा कमेंट करिए और बहुत ढेर सारे वीडियोस को प्यार दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ना है तो जल्दी जल्दी खूब ढेर सारा कमेंट करिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा हम लोग अब रेस्ट लेंगे, हमारी टीम थोड़ा सा रेस्ट लेगी। ठीक है, यदि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं तो बायो अमन मोटिवेशन, यदि आपको एक यूट्यूबर बनना है, टेक के वीडियोस देखना है तो बायो अमन टेक। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।